नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट दूसरा हल करेंगे। इसके पहले हम पहला प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाकर आप पहला प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस जो कि आपका 11 अक्टूबर को प्रस्तावित है और आरओ सचिवालय आरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रैक्टिस में हम लोग 40 प्रश्न को देखे थे, उसके बाद से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020 देश में कब लागू किया गया? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा 9 मार्च 2020 को। याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम 2020 किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया गया है। कब लागू किया गया? तो 9 मार्च 2020 को लागू किया गया है। अगला जो प्रश्न है आपका, मार्च 2020 में किस राज्य द्वारा लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 को अनुमोदित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। अध्यादेश का प्रावधान जो है आपका ये मार्च 2020 में ही हो गया था और उद्देश्य इसका क्या है? तो हड़ताल, दंगा, बंद और तत्संबंधी लोक अशांति प्रतिवादों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समस्त हिंसात्मक कार्यों के व्यवहित करना और इसकी निरंतरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखना, या फिर लोक या निजी संपत्ति की क्षति की वसूली का उपबंध करना और क्षतियों का अनुसंधान करना और तत्संबंधी प्रतिकर अधिनिर्णित करने हेतु दावा प्राधिकरणों का गठन करना, इसका उद्देश्य है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका कि मार्च 2020 में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रीफेड द्वारा जनजाति उद्यमियों के परिवर्तन के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, टेक फॉर ट्राइबल लॉन्च किया गया है। कौन से मंत्रालय द्वारा? तो एमएसएमई मंत्रालय के साथ विभिन्न तकनीकी संस्थाएं जैसे आपका आईआईटी, आईआईएम आदि मिलके के द्वारा यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, टेक फॉर ट्राइबल। अगला प्रश्न आप देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2020 को कोरोना वायरस से लड़ने में मदद के लिए किस कोष का गठन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आप सबको पता होगा, पीएम केयर्स फंड का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नोटो द्वारा वर्ष 2019 के लिए मृतक अंगदान के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र को। वर्ष 2019 में मृतक अंगदान के क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा है। पुणे, नागपुर एवं औरंगाबाद शीर्ष प्रदर्शन करने वाले नगर रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस नेशनल पार्क में जानवरों के लिए देश का पहला क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किया गया है? तो यह आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 27 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए टीम 11 की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। टीम 11 क्या है? तो यह 11 अंतर विभागीय समिति है। प्रत्येक समितियों का नेतृत्व राज्य के एक वरिष्ठ नौकरशाह करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के अध्यक्ष हैं। और गठन का उद्देश्य क्या है? तो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना इस टीम 11 के गठन का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है आपका, 30 जून 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक वर्चुअल समारोह में प्रोग्रामिंग एवं डेटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री पाठ्यक्रम लॉन्च किया। ये पाठ्यक्रम किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार एवं पेश किया गया है? तो ये आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा पेश किया गया है, यानी कि आईआईटी मद्रास द्वारा। इसे शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के शिक्षार्थियों को आकर्षित करना, जहां पर डिजिटल साक्षरता की पहुंच न्यूनतम है।
आगे बढ़ते हैं अब। जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रीवा सोलर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो रीवा जो है बताना आपको किस राज्य में स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। इस रीवा में जो सोलर प्रोजेक्ट जो है लगाया गया, इसका उत्पादन क्षमता कितना है? तो 750 मेगावाट पूछा जा सकता है, याद रखिएगा 750 मेगावाट है यह मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो है संयुक्त उपक्रम है आपका। यह जो है आपकी एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। तो इस तरह जो है आपसे पूछा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ लगाया गया है, तो वह आपका रीवा मध्य प्रदेश में लगाया गया है। यह परियोजना से जो है प्रतिवर्ष 15.4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य कार्बन उत्सर्जन में कटौती होगा। आगे बढ़ते हैं अब। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का ये उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, मिजोरम में। अभी इन्होंने हाल ही में जो है इस्तीफा भी दे दिया है हरसिमरत कौर बादल ने। तो यहाँ से पूछा गया कि हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का ई उद्घाटन किया है? तो मिजोरम में। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वोत्तर के किस राज्य में हर घर तक नल से साफ पीने का पानी पहुंचाने के लिए जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर में। भारत सरकार ने जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है कब तक भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2024 तक। अगला क्वेश्चन आपका। जुलाई 2020 में किस प्रदेश सरकार ने कुत्ते के मांस का आयात, व्यापार और बेचने पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड से पूर्व जो है मिजोरम राज्य ने मार्च 2020 में ही इसी तरह का प्रतिबंध जो है लगाया था। तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, नागालैंड। अगला प्रश्न है आपका। अप्रैल 2020 में किसके द्वारा ई शिक्षण विषय सामग्री योगदानों को आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि ये वर्तमान में जो है मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम बदलकर अब जो है क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके आप जो है अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में। अगला क्वेश्चन है आपका कि मई 2020 में भारत की अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऊर्जा वित्त निगम ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। समझौते के तहत इसमें क्या है, तो मध्य प्रदेश में PFC द्वारा कुल 22,000 करोड़ रुपए की 225 मेगावाट क्षमता वाली पनबिजली परियोजनाओं और 12 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जाएगा। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन सही है। और PFC क्या है, यहाँ एक टर्म आया था PFC। तो PFC क्या है, तो ऊर्जा वित्त निगम जो भारत की एक अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, NBFC है। नेक्स्ट है आपका। अप्रैल 2020 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप की टैग लाइन क्या है? तो इसका टैग लाइन है आपका, किसान का अपना वाहन। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। लॉन्च कब कब किया गया है, तो 17 अप्रैल 2020 को किया गया है। किसके द्वारा, तो नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं ये नरेंद्र सिंह तोमर। और इसका उद्देश्य है कि कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाना। और किसान रथ ऐप पूरे भारत में उपयोग के लिए 8 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। तो इसकी टैगलाइन याद रखिएगा, किसान का अपना वाहन है।
दोस्तों अनअकैडमी जो है यूपीपीएससी आरओ मेंस के लिए एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहा है, जो कि 22 दिसंबर 2020 को आपको पता है आरओ मेंस प्रस्तावित है। यह बैच आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा मॉक टेस्ट और डाउट सेशन के साथ लाइव मार्गदर्शन प्रदान किए जाएंगे। यह बैच आपका 12 अक्टूबर 2020 से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी जो है मेंस की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। फिर जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो भी है। उसके लिए आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर, आप उसके लिए जो है कैपिटल लेटर में लिखिएगा एग्जाम लर्नर, एक ही साथ लिखिएगा आप, तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी जो है आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर, यदि ये कोड यूज करते हैं आप एग्जाम लर्नर, तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो है बाकी लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जो है देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, पर्यटन मंत्रालय ने किस तिथि को वेबिनार श्रृंखला देखो अपना देश की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 अप्रैल 2020 को। इसके उद्घाटनकर्ता जो रहे प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार। और इस वेबिनार का उद्देश्य रहा है कि वेबिनार के माध्यम से भारत की संस्कृति और विरासत की गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान करना इसका उद्देश्य रहा है। तो डेट जो है याद रखिएगा, कब इसकी जो है तिथि थी, शुरुआत की गई 14 अप्रैल 2020 को। अगला प्रश्न है आपका, अप्रैल 2020 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की। इसमें से कितने को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13। सूची जो है जारी किया गया है प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा, जो कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। इसका उद्देश्य है कि भारत के विविध राज्यों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाना और उनका संरक्षण करना। और यह पहल जो है संस्कृति मंत्रालय के विजन 2024 का भी एक भाग है। तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में जो है मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है आपका, अप्रैल 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्षों के लिए सांसद निधि योजना को स्थगित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वर्ष के लिए। योजना स्थगित क्यों की गई है? तो आपको पता होगा कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो है वित्तीय फंड जुटाने के लिए इसे 2 वर्ष के लिए जो है आपका स्थगित किया गया है, सांसद निधि योजना। अगला प्रश्न है आपका, भारत में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 10 अप्रैल 2020 को किया गया है। किसके द्वारा? आपको पता होगा केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अब जो है नई शिक्षा नीति जो लागू होगी उसमें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या कर दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय। ये जो है याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इस जो है भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए उपलब्ध प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना और देश भर के बौद्धिक लोगों से ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को उत्कृष्ट बनाने के लिए सुझाव लेना है। अगला प्रश्न है आपका, मई 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा मैसूर क्राफ्ट कारवां ऑफ कर्नाटक पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया? तो यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो है आयोजन किया गया है। इसमें जो है क्या है, तो मैसूर के सदियों पुराने शिल्पों का आयोजन किया गया। और वेबिनार जो है आपका कब हुआ? तो ये आपका 15 मई 2020 को आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य है कि भारत के समृद्ध हस्तशिल्प धरोहर को प्रदर्शित करना और पर्यटकों व आगंतुकों को इसका अनुभव कराना। इस श्रृंखला के तहत जो है आयोजित देखो अपना देश के तहत इसे आयोजित किया गया था। सी ऑप्शन जो है सही होगा, पर्यटन मंत्रालय। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता माई लाइफ माई योगा का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय के द्वारा। जारीकर्ता कौन रहे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम के संबोधन के दौरान जो है ये जारी किया गया था। और प्रतियोगिता की श्रेणियाँ जो है इसमें रहा है, इसमें युवा भाग ले सकते थे, युवा, उसके बाद जो है वयस्क भी भाग ले सकते थे इसमें, और योगा पेशेवर भी भाग ले सकते हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार
यानी कि प्रथम श्रेणी के पुरस्कार के विजेता को 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार विजेता को 50,000 रुपये और तृतीय पुरस्कार विजेता को 25,000 रुपये जो है दिया गया। नेक्स्ट आपका 1 मई 2020 को राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत कुल कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय क्लस्टर से जोड़े गए हैं? तो कुल 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है जोड़े गए हैं। इस योजना के तहत जो है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड यानी कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC के द्वारा जो है इसकी शुरुआत हुई है। और कौन कौन से 5 राज्य जो है जुड़े हैं? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, 5 राज्य हैं आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, और तीसरा है पंजाब, चौथा है आपका हिमाचल प्रदेश, और 5वां है आपका दमन दीव और दादर नागर हवेली का जो है विलय करके अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो उसे याद रखिएगा, कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में और 28 राज्य हो गए हैं। अगला प्रश्न अब आपका, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सीमा और संरचना के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की? तो वो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, DB सेकटकर समिति के द्वारा। अगला प्रश्न अब आपका, मई 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा गोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है गोल कार्यक्रम का? तो आदिवासी युवाओं और महिलाओं के जीवन को आगे बढ़ाने हेतु एक मंच प्रदान करना और आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देना और आदिवासी युवाओं को डिजिटल मंचों के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना गोल कार्यक्रम का जो है उद्देश्य है। अगला प्रश्न है आपका, मार्च 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा कॉन्टेक की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य है कि देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को सर्वोत्तम उपचार सुलभ हो। अगला प्रश्न है आपका, 1 मई 2020 को भारत के कितने राज्यों की मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म के तहत जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, 7 राज्यों की मंडियों को जोड़ा गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं इसमें? तो राजस्थान इसमें शामिल है, आपका तमिलनाडु है, उसके बाद गुजरात है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद जो है आंध्र प्रदेश है, उसके बाद जो है आपका कर्नाटक है। तो ये इतने 7 राज्य की मंडियों को जो इसमें शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है कि एक राष्ट्र एक बाजार बने। अगला प्रश्न है आपका, मई 2020 में NMCG और NIUA द्वारा नदी प्रबंधन का भविष्य शीर्षक के तहत आइडियाथॉन का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा पूछा जा सकता है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया है। उद्देश्य है इसका यह पता लगाना कि कोविड-19 का संकट किस प्रकार से भविष्य के प्रबंधन हेतु सहायक सिद्ध हो सकता है। और कोविड-19 में कुछ सकारात्मक घटनाक्रम सामने आए हैं, जैसे कि आपका नदियों का स्वच्छ होना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आना। तो ये सभी जो है आपका जल शक्ति मंत्रालय यहाँ से हो जाएगा, ए ऑप्शन से हो जाएगा। आयोजनकर्ता जो रहा है वह आपका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान द्वारा जो है इसका मतलब आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न आपका, 30 मई 2020 को वर्तमान भारत सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा किस पोर्टल की शुरुआत की गई? तो AI पोर्टल की शुरुआत की गई है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। AI पोर्टल यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, इसका कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता हो जाएगा। और इसका उद्देश्य है आपका कि देश के युवा छात्रों को एक तकनीकी मंच प्रदान करना, और यह एक इंटेल इंडिया पहल है जो कि स्कूली छात्रों के बीच AI तकनीक को बढ़ावा देगा। तो AI तकनीक यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को यह आपका बढ़ावा देगा। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ।
अगला प्रश्न है आपका, मई 2020 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक का विमोचन किया गया। प्रोफेसर बीबी लाल संबंधित हैं किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, पुरातत्वविद से संबंधित हैं ये। बी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट है आपका, मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितनी महिलाओं को समाज में उनके योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार 2019 प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल 16 महिलाओं को। अगला प्रश्न है आपका, मई 2020 में कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, 295.67 मिलियन टन। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2020 में भारत संयुक्त राष्ट्र के गरीबी उन्मूलन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने गरीबी उन्मूलन गठबंधन का औपचारिक रूप से शुभारंभ कब किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, 30 जून 2020 को। अगला प्रश्न है आपका, जुलाई 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बन गया है? तो यह है आपका भारत। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ब्रिटेन का प्रथम निवेशक देश जो है वह यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। याद रखिएगा, दूसरा देश जो है भारत बन गया है। अगला प्रश्न है आपका, 25 जून 2020 को किस राज्य में हरिथा हरम कार्यक्रम का छठा चरण शुरू किया गया है? तो यह आपका तेलंगाना में शुरू किया गया। याद रखिएगा, हरिथा हरम पूछा जाएगा, कार्यक्रम का छठा चरण किस राज्य में शुरू किया गया? तो तेलंगाना में शुरू किया गया है यह। हरिथा हरम जो है कार्यक्रम क्या है? तो यह तेलंगाना सरकार द्वारा कार्यान्वित व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम है हरिथा हरम। इसके छठे चरण के तहत जो है लक्ष्य रखा गया है कि राज्य भर के 30 करोड़ पौधारोपण करना जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, 25 जून 2020 को लघु मध्यम और बड़े स्तर के उद्योगों के लिए अपने उद्योग सुविधा अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। संशोधन किया गया है कर्नाटक उद्योग सुविधा अधिनियम 2002 में, और इस अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य क्या है? तो राज्य में एक निवेशक अनुकूल वातावरण बनाना इसका उद्देश्य है। वर्तमान में जो है राजस्थान और गुजरात देश के ऐसे 2 राज्य हैं जिन्होंने केवल लघु उद्योगों के लिए अपने उद्योग अधिनियम में संशोधन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, भारत के किस राज्य की पुलिस ने सर्वप्रथम टेसर गन प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। तो जो है गुजरात की पुलिस ने सबसे पहले टेसर गन प्राप्त किया है। तो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। टेसर गन क्या है? तो यह गैर घातक रक्षा हथियार है। इसे सर्वप्रथम जो वर्ष 1993 में प्रदर्शित किया गया था। यह एक इलेक्ट्रोशॉक हथियार है जिसके लगने पर कुछ मिनट के लिए व्यक्ति बेहोश हो जाता है। इससे व्यक्ति जो है न्यूरोमस्कुलर अक्षमता से ग्रस्त हो जाता है। टेसर गन का प्रयोग जो है यूके व अमेरिका जैसे देशों की पुलिस द्वारा किया जा रहा है, और टेसर गन से दिल का दौरा पड़ने का खतरा जो है वह बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, गुजरात पुलिस के द्वारा जो है इसका उपयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 101। विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको सेज कहा जाता है। तो यह उस भौगोलिक भाग को कहते हैं जहां पर किसी विशेष आर्थिक क्रियाकलाप जैसे कि उत्पादन, व्यापार व अन्य आर्थिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। उसे जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। प्रथम जो सेज था प्रथम सेज यानी कि प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र जो बनाया गया था वह कांडला को बनाया गया था, कांडला को 1965 में। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक जलवायु पहल आपदा प्रतिरोधी संरचना का सह अध्यक्ष बना है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम। कोविड-19 महामारी के कारण जो है यूके के व्यापार, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति के राज्य सचिव आलोक शर्मा ने वीडियो लिंक पर दूरस्थ रूप में जो है भाग लिया। और आलोक शर्मा यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2020 यानी COP26 के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट है आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत को 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक पूछा जा सकता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जो है जारी किया जाता है। द हेरिटेज फाउंडेशन वाशिंगटन द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें कुल जो है 186 देशों ने भाग लिया था। और पहले जो 4 देश हैं, पहले स्थान पर है आपका सिंगापुर, उसके बाद दूसरे स्थान पर है आपका हांगकांग, उसके बाद तीसरे स्थान पर है न्यूजीलैंड, और चौथे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उपश्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल को कितने महीने तक के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है यहाँ सही हो जाएगा आपका 6 महीने के लिए। ओबीसी उपश्रेणीकरण आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह 2 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत इस आयोग की स्थापना की गई थी। और इस आयोग की जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वह श्रीमती जी रोहिणी है, जो कि पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा जम्मू और कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिलों में 2 अहम सेतु क्रम से देविका और पुनेजा का शुभारंभ किया गया है? तो यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा शुभारंभ किया गया है। यह केंद्रीय उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार। देविका सेतु ये आपका उधमपुर जिले में स्थित है, जो कि 10 मीटर लंबा है। उसके बाद पुनेजा सेतु जो है आपका डोडा जिले में स्थित है, ये आपका 50 मीटर लंबा है। यातायात की व्यस्तता को दूर करने और शहरी क्षेत्र के विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के अलावा देविका और पुनेजा सेतु से सेना के काफिलों और वाहनों के सुगम आवाजाही में भी सहायता मिलेगी, इसलिए जो है इसे बनाया गया है आपका। तो बी ऑप्शन सही है, यहाँ जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस तिथि को उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जून 2020 को। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत से बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉस एंजल्स में किया गया, अमेरिका में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जो हैं बी मुरलीधरन और विदेश मामलों की अस्थायी समिति के अध्यक्ष पी चौधरी द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया गया है। और इस विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान रखा गया है। तो यह पूछा जा सकता है कहाँ जो है स्थापित किया गया है? तो लॉस एंजल्स अमेरिका में जो है यह बनाया गया है। नेक्स्ट आपका, भारतीय नौसेना के जल सर्वेक्षण जहाज INS जमुना ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका के साथ। उद्देश्य है इसका श्रीलंका नौसेना के जवानों को बंदरगाह परिचालन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 15 जून 2020 को भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के मध्य हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। यह झड़प लद्दाख के किस घाटी में हुई थी? तो ये भी जो है पूछा जा सकता है, चर्चा में रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गलवान घाटी में। गलवान घाटी यह भारत चीन सीमा पर स्थित उस भूमि को जो है संदर्भित करता है जो कि गलवान नदी के किनारे खड़ी पहाड़ियों के बीच स्थित है। गलवान घाटी रणनीतिक रूप से पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच स्थित है, जिसे वर्तमान में चीन द्वारा अपने झेजियांग क्षेत्र के रूप में नियंत्रित किया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है पूछा
ये सही है, यहाँ पूछा जा सकता है गलवान घाटी में। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला केबल स्टे रेलवे पुल अंजी खड्ड पुल किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो यह जम्मू और कश्मीर राज्य में जो है विकसित किया जा रहा है। राज्य नहीं, अब यह केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो जो है नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। और भारत में वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय करके जो है एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है आपका, मार्च 2020 में किस न्यायालय ने अपने निर्णय में भारत में क्रिप्टो करेंसी व्यापार को अनुमति प्रदान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय ने। अगला प्रश्न है आपका, फरवरी 2020 में भारत ने किस देश के साथ बस सेवा संबंधी MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म्यांमार के साथ। आगे बढ़ते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, पुदुचेरी। यह प्रस्ताव जो है कब पारित किया गया है? तो 12 फरवरी 2020 को यह प्रस्ताव पारित किया गया। इसके पहले जो है केरल और पश्चिम बंगाल द्वारा जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। तो याद रखिएगा, इसके पहले केरल और पश्चिम बंगाल द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। पुदुचेरी जो है आपका तीसरा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। अगला प्रश्न है आपका, फरवरी 2020 में असम का कौन सा शहर शून्य अपशिष्ट शहर बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, टीटाबोर। असम का जो है पहला शून्य अपशिष्ट शहर टीटाबोर जो है यह बन गया है। यह असम राज्य के जोरहट जिले में है, असम राज्य के जोरहट जिले में है। तो यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है आपका, फरवरी 2020 में IFAD के किस सत्र का आयोजन रोम में किया गया है? रोम आपको पता होगा इटली की राजधानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 43वें सत्र की। IFAD क्या है? यहाँ एक टर्म जो है IFAD, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी का निवारण करना। और IFAD के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं गिलबर्ट होंगबो जो IFAD के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है आपका, फरवरी 2020 में रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम बदलकर मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान MPIDSA यानी कि मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस कर दिया गया। इसका मुख्यालय स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। IMIDSA जो है ये एक रक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। और मनोहर पारिकर से संबंधित आपको जो है पता होगा, इनका पूरा नाम है मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पारिकर। ये भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके थे 2014 से लेकर 2017 तक। और ये गोवा के मुख्यमंत्री 3 बार रह चुके हैं। और इनका जो है डेथ 17 मार्च 2019 को हो गया है। डेथ कब हुआ? तो 17 मार्च 2019 को मनोहर पारिकर का जो है डेथ हो गया है। इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है सशस्त्र बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन OROP लागू करवाना, जो है इनका एक महत्वपूर्ण जो है योगदान रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये प्रश्न जो है आपका RO के एग्जाम में सेम जो है पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा, महाराष्ट्र में। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नितिन गडकरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यह कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो मुंबई से यह पुणे के बीच चलेगा। मुंबई से पुणे के बीच यह बस चलेगा। इसका उद्देश्य है कि डीजल चालित वाहनों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करना।
तो इसका जो है उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस किस राज्य में शुरू हुई? महाराष्ट्र में शुरू हुई। अगला प्रश्न है आपका, फरवरी 2020 में इंडिया एक्शन प्लान 2020 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो यह जो है दिल्ली में किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उद्देश्य है इसका कि भारत के लोगों में न्यू इंडिया की भावना विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, और अगले 5 वर्षों में अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक विस्तारित करना इसका जो है लक्ष्य रखा गया है इंडिया एक्शन प्लान का। अगला प्रश्न है आपका, दूसरे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन 2020 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में। उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया दूसरे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन का? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। याद रखिएगा, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जो है दूसरे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन 2020 का जो है उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि आपातकालीन प्रतिक्रियाओं को साझा करने, आपदा के समय सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संदर्भ में जोखिम का मूल्यांकन जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न आप देखते हैं, केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य में नए एम्स और मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी। प्रस्तावित एम्स की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2। तो जम्मू कश्मीर में जो है 2 एम्स जो है क्या है वह प्रस्तावित हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अध्ययन के अनुसार बच्चों और महिलाओं की तस्करी की सबसे अधिक घटनाएं कहाँ देखी गई हैं? तो ये आपका मुंबई और कोलकाता में देखा गया। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। लापता महिलाओं की सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र में है, और दूसरे नंबर पर जो है आपका पश्चिम बंगाल है, और गुमशुदा बच्चों की सबसे अधिक संख्या वह मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, गुमशुदा यदि पूछा जाएगा तो वह मध्य प्रदेश हो जाएगा। गुमशुदा बच्चों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश है, और दूसरे स्थान पर यहाँ भी जो है आपका पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ से पूछा गया है कि बच्चों और महिलाओं की तस्करी की सबसे अधिक घटनाएं कहाँ देखी गई? तो मुंबई पहले स्थान पर है, कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है आपका, फरवरी 2020 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIFM फरीदाबाद का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण जेटली के नाम पर। नया नाम अब क्या हो गया है? तो अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान जो है अब इसका नया नाम हो गया है। पहले यह था राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? तो फरीदाबाद हरियाणा में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, फरवरी 2020 में आतंकवाद की उभरती रूपरेखा तथा IED के खतरे की समझ विषय पर 20वें अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह हरियाणा में किया गया है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो जी किशन रेड्डी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जी किशन रेड्डी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जो कि जो है गृह राज्य मंत्री हैं। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है आपका कि जनवरी 2020 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि बनने वाला नंदूर मद महेश्वर किस राज्य की पहली आर्द्रभूमि है? तो यह जो है आपका पर्यावरण में पार्ट में जो है पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, महाराष्ट्र में है ये। नंदूर मद महेश्वर पश्चिम बिहार है ये। रामसर कन्वेंशन में शामिल होने वाली महाराष्ट्र की पहली आर्द्रभूमि है ये। इसमें जो है पंजाब की 3 आर्द्रभूमियाँ शामिल हैं, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, केशवपुर आर्द्रभूमि जो कि गुरदासपुर पश्चिम बिहार जिसको कहा जाता है, और ब्यास आर्द्रभूमि। और उत्तर प्रदेश की 6 आर्द्रभूमियाँ शामिल हैं, सरसई नावर झील, नवाबगंज पश्चिम बिहार, समसपुर पश्चिम बिहार, सांडी पश्चिम बिहार, पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार और समन पश्चिम बिहार। तो 6 जो है उत्तर प्रदेश के इसमें शामिल हैं। वर्तमान में जो है रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित भारतीय आर्द्रभूमियों की कुल संख्या कितना है? तो 37 है। ये याद रखिएगा, पूरा पूछा जा सकता है। और रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को इस पर जो है हस्ताक्षर किया गया था। और प्रत्येक वर्ष आपको पता होगा 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो यहाँ जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में।
पूछा गया कि नंदूर मधमहेश्वर किस राज्य की पहली आर्द्र भूमि है, तो वह महाराष्ट्र की पहली आर्द्र भूमि है। तो दोस्तों जो है ये था आज के जो है प्रैक्टिस सेट में कुल हम लोगों ने 60 प्रश्न हल किए। पहले प्रैक्टिस सेट में हम लोग 40 प्रश्न हल किए थे, सेकंड यानी कि दूसरे प्रैक्टिस सेट में हम लोग 60 प्रश्न जो है हल किए हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जो है अनअकैडमी पर UPPSC 2021 का फाउंडेशन कोर्स बैच स्टार्ट हो गया है 16 सितंबर से। तो जो लोग भी जो है अनअकैडमी से जुड़कर UPPSC की तैयारी करना चाहते हैं वह उनके लिए जो है प्रत्येक बुधवार को UPPSC के टॉप एजुकेटर्स द्वारा नया बैच जो है स्टार्ट किया जाता है। तो यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आप ये रेफरल कोड यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर। यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी बैच का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा वहाँ। तो ये कोड जो है यूज ज़रूर कीजिएगा आप लोग। और डिस्क्रिप्शन में भी जो है आपको लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी जो जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।